हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोऽहं मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूपस्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। गाथा नंबर 133 और 134 का भावार्थ चलेगा आज। अमूर्त द्रव्यों के गुणों की चर्चा चल रही थी, तो अब उसमें भावार्थ देखिए। यहां तक चर्चा हुई थी, इस प्रकार गुण विशेष से द्रव्य विशेष जानना चाहिए, यहां तक चर्चा हुई थी। भावार्थ जैसा कि पहले बताया गया है, स्पर्श रस गंध वर्ण से उद्गल द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। यहां अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व उनके विशेष लक्षणों से प्रकट किया गया है। यानी स्पर्श रस गंध वर्ण से तो उद्गल का अस्तित्व ज्ञात होता है, और अमूर्त द्रव्यों का अस्तित्व उनके जो विशेष लक्षण हैं वो गिना रहे नीचे, उनसे उनका अस्तित्व ज्ञात होता है। उसमें नंबर 1 देखिए, चैतन्य परिणाम रूप लक्षण अनुभव में आता है, इसलिए अनंत जीव द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है। क्या कहा? चैतन्य परिणाम रूप लक्षण अनुभव में आता है, यानी किसको जानना किसके ज्ञान में नहीं आता, जानना किसको जानने में नहीं आता है ना। जानने का सबको परिचय है, तो वो अनुभव में आता है, इसलिए अनंत जीव द्रव्यों का अस्तित्व ज्ञात होता है कि अनंत जीव द्रव्यों में से प्रत्येक जीव द्रव्य का लक्षण चैतन्य है, ये ज्ञात होता है। और उसके बाद जीवादि समस्त द्रव्य जिसके निमित्त से अवगाह मैंने आकाश को प्राप्त करते हैं, ऐसा कोई द्रव्य होना चाहिए। क्या कहा? कि जीवादि सभी द्रव्य अवकाश को प्राप्त होते, मतलब कहीं न कहीं रहते हैं ना, तो रहने के लिए कोई न कोई ऐसा द्रव्य होना चाहिए। तो वह द्रव्य लोकालोक व्यापी आकाश है। फिर उसके बाद जीव और पुद्गल गति करते हुए मालूम होते हैं, दिखाई देते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए। तो इसलिए जैसे मछली को गति करने में निमित्तभूत जल है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों को गति करने में निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिए। वह द्रव्य कौन सा है? कि वह द्रव्य लोकव्यापी धर्म द्रव्य है। आगे ये बहुत सीधा सीधा है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है ये। कि जैसे मनुष्यों को स्थिति में निमित्तभूत पृथ्वी है, उसी प्रकार जीव और पुद्गलों की स्थिति में निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिए, और वह द्रव्य लोकव्यापी अधर्म द्रव्य है। इस तरह अधर्म द्रव्य का चिन्ह बताया। और जैसे कुमार के चक्र के चलने में कील निमित्तभूत है, कुमार का चक्र घूमता है, तो घूमता तो अपने से है वो, लेकिन कील उसमें निमित्तभूत है। उसी प्रकार काल के अतिरिक्त सर्व द्रव्यों के परिणमन में निमित्तभूत कोई द्रव्य होना चाहिए। और वह द्रव्य कौन है? कि वह द्रव्य असंख्यात कालाणु हैं, लोकाकाश पे एक एक रत्न राशि की भांति लगे हुए, जिनकी पर्यायें समय, घड़ी, दिन, वर्ष इत्यादि रूप से व्यक्त होती है। ये तो बहुत सरल सी एकदम बात है। 6 द्रव्यों के अलग अलग गुण, और वो माने उनमें किस किस कार्य में उनकी निमित्तता है, उसके द्वारा वो गुणों के द्वारा द्रव्यों को समझाया। तो इस प्रकार गुण भेद से द्रव्य भेद निश्चित हो गया।
अब यहां पर देखो, अब जो विषय नया चलता है वो विषय यह है कि अब द्रव्य का प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व रूप विशेष माने भेद बतलाते हैं। प्रदेशत्व माने क्या कि द्रव्य, कौन सा द्रव्य प्रदेशवान है और कौन सा द्रव्य अप्रदेशत्व का मतलब एक प्रदेश को अप्रदेश बोलते हैं। ख्याल में आ गया ना, एक प्रदेश को गिनती में नहीं लेते, तो एक प्रदेश को अप्रदेश बोलते हैं। इसलिए उनने कहा कि वो कौन सा द्रव्य अप्रदेशत्व विशेष बतलाते हैं उसका। ये गाथा नंबर 135 नंबर की गाथा है, पढ़िए गाथा। जीवा पोगल काया धम्मा धम्मा पुणोय आगासम सपदे सिंह असंखा नथि पदे सत्तिकालस। जीव द्रव्य पुद्गल काय धर्म अधर्म बलि आकाश ने छे सप्रदेश अनेक नहीं वरते प्रदेश काल ने। देखो, जीव, पुद्गल काय, धर्म अधर्म आका और आकाश स्वप्रदेशों की अपेक्षा से असंख्यात अर्थात अनेक है ना, और काल के प्रदेश नहीं है। इसमें ऐसे तो 85 काय अपन लोग बोलते हैं, पढ़ते भी हैं, तो ऐसे तो पुद्गल द्रव्य के भी प्रदेश नहीं है, लेकिन पुद्गल द्रव्य में बहुप्रदेशी होने की सामर्थ्य है। आगे लेंगे, भी टीका में लेंगे उसको। तो बाकी काल द्रव्य के प्रदेश नहीं है। देखो यहां पे फिर टीका में लेते हैं, बहुत सरल है विषय कि जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म और आकाश अनेक प्रदेश वाले होने से प्रदेशवान है। अनेक प्रदेश का मतलब यह होता है संख्यात प्रदेश हो, असंख्यात प्रदेश हो या अनंत प्रदेश हो, माने 2 या 2 से अधिक प्रदेश जितने भी होंगे वो सब प्रदेशवान कहलाएंगे। और कालाणु कैसा है कि कालाणु प्रदेश मात्र माने एक प्रदेशी होने से वो अप्रदेशी है। अब देखो, उपरोक्त बात को स्पष्ट करते हैं। संकोच विस्तार के होने पर भी जीव लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता। क्या संकोच विस्तार का मतलब क्या कि जिस देह में जीव रहता है उस देह के प्रमाण उसका आकार छोटा बड़ा माने संकोच और विस्तार को प्राप्त होता है, लेकिन फिर भी वो अपने किसके प्रमाण प्रदेश है जीव के कि लोकाकाश तुल्य असंख्य प्रदेशों को नहीं छोड़ता, इसलिए वह प्रदेशवान है। पुद्गल द्रव्य यद्यपि द्रव्य अपेक्षा से प्रदेश मात्र माने एक प्रदेशी होने से अप्रदेशी है। क्या कहा? क्या कहा? पुद्गल द्रव्य, द्रव्य की अपेक्षा से देखो तो कोई एक प्रदेशी है वो, है ना, इस तरह तो, लेकिन फिर भी 2 प्रदेशों से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशों वाली पर्याय की अपेक्षा से वो द्रव्य नहीं है। अब 2 प्रदेशी होते ही वो द्रव्य नहीं रहा, वो 2 प्रदेशी होते ही वो क्या हो गई कि वो समान जाति द्रव्य पर्याय हो गई, मानो उसकी वो अनंत पुद्गल स्कंद रूप पर्याय हो गई वो। तो अनंत प्रदेशी पर्यायों की अपेक्षा से अनिश्चित प्रदेश वाला होने से प्रदेशवान है। अनिश्चित, अनिश्चित माने तो उसके प्रदेशों की कोई संख्या फिक्स नहीं है। अभी वो असंख्यात प्रदेशी है, पता लगा थोड़ी देर बाद अनंत प्रदेशी हो गया, फिर पता लगा थोड़ी देर बाद संख्यात प्रदेशी हो गया, आगे कि नहीं आ गया। उसमें से परमाणु आते जाते रहते हैं, तो उसके परमाणु की अपेक्षा से संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी अथवा अनंत प्रदेशी में से कोई भी प्रदेश वाला कभी भी हो सकता है वो, इसलिए उसका कोई निश्चित प्रदेश नहीं है। तो इस अपेक्षा से उसको प्रदेशवान कहा। और पुद्गल परमाणु का तो निश्चित प्रदेश है, वो एक प्रदेशी है। अच्छा, उसके बाद देखो, सकल लोकव्यापी, लोकाकाश जिसके निमित्त से लोकाकाश और अलौकाकाश, आकाश के ऐसे 2 भेद पड़े।
तो समस्त लोकव्यापी असंख्य प्रदेशों के प्रस्तार रूप होने से, माने फैलाव रूप होने से, धर्म द्रव्य क्या है, वो प्रदेशवान है। और सकल लोकव्यापी असंख्य प्रदेशों के प्रस्तार रूप होने से अधर्म प्रदेशवान है। और सर्वव्यापी अनंत प्रदेशों के प्रस्तार रूप होने से आकाश प्रदेशवान है। सबके कितने कितने प्रदेश है उसका ज्ञान करा दिया। और कालाणु तो द्रव्य से प्रदेश मात्र होने से एक बात, और पर्याय से परस्पर संपर्क न होने से, माने एक परमाणु कभी भी पुद्गल स्कंद की तरह दूसरे परमाणु से नहीं मिलता, तो उसका पर्याय अपेक्षा से भी एक द्रव्य, एक पुद्गल, एक कालाणु का दूसरे कालाणु से कभी संपर्क नहीं होता। अपन ऐसा लगता है ना अपने को कि जब पुद्गल मिलकर के स्कंद रूप हो जाते हैं तो काल द्रव्य मिलकर के भी ऐसा हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, कि काल द्रव्य कभी ऐसा नहीं हो सकते। वो रत्न राशि की भांति लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक काल द्रव्य लगा है। अब ये सारी बातें अपने को बताई, कौन से द्रव्य के कितने प्रदेश, कौन सा द्रव्य क्या है, कि ये बात सर्वज्ञ के शासन के अलावा दूसरी जगह नहीं है। और सर्वज्ञ के शासन में भी दिगंबर शासन के अलावा ये बात कहीं दूसरी जगह नहीं है, क्योंकि श्वेतांबरों ने भी काल द्रव्य को नहीं माना, 5 ही द्रव्य माने उन्होंने, है ना। और धर्म अधर्म द्रव्य की तो किसी भी दर्शन में कल्पना ही नहीं। काल, जिस तरह से हम एक काल द्रव्य मानते हैं, त्रिकाली काल द्रव्य है वो, तो उस तरह से किसी दर्शन ने काल द्रव्य की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। माने काल द्रव्य की जो पर्याय होती है ना, उसी को वो काल समझते हैं, लेकिन काल नाम का कोई द्रव्य है, ये बात सर्वज्ञ के शासन में है। जीव के असंख्यात प्रदेश, आत्मा की बातें बहुत से दर्शन वाले करते हैं, है ना, सांख्य वगैरह भी बातें करते हैं, तो कभी कभी उनका पढ़ करके अपने को ऐसा लगेगा अपने यहां भी तो ये बात कही, अपने यहां भी तो आत्मा को शुद्ध कहा है, ऐसा कहा है, वैसा कहा, लेकिन उनके यहां पर भी आत्मा के असंख्यात प्रदेश हैं, इस बात को स्वीकार नहीं किया गया। मैंने उनके यहां प्रदेशों की बात नहीं है। इस तरह ये प्रदेशों की बात कहकर के भी एक तरह से सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता को यहां पर बताया कि देखो सर्वज्ञ भगवान ने अपने ज्ञान में ये जाना। इसलिए काल द्रव्य अप्रदेशी है और शेष द्रव्य प्रदेशवान है। ये 135 गाथा में बहुत सरल विषय था, लघु सिद्धांत प्रवेशिका में सब लोगों ने पढ़ा हुआ भी है। अब देखिए, अब यह बतलाते हैं कि प्रदेशी और अप्रदेशी द्रव्य कहां रहते हैं। अब देखो इसमें 136 गाथा पढ़ो। लोगा लोगे सुनभो धम्मा धम्मे हिम आददो लोगो से पड़ुच्च कालो जीवापण पोगला शेषा लोके अलोके आभ लोक धर्म धर्मति व्याप्त छे शेष आश्रित कालनि जीव पुद्गलो ते शेष छे। क्या कहते हैं? नव माने होता है आकाश, लोकालोक में है, लोकालोक तो लोकाकाश तो आकाश द्रव्य का राई जितना हिस्सा है, यूं समझ लो। लोक धर्म और अधर्म से व्याप्त है, माने ये एकमात्र ऐसे द्रव्य हैं जो संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त है। तो लोक धर्म और अधर्म से व्याप्त है। शेष 2 द्रव्यों का आश्रय लेकर, कौन से 2 द्रव्यों का आश्रय लेकर? जीव और पुद्गल, अभी बताएंगे कि काल है। और शेष 2 द्रव्य कौन है वो? कि वे जीव और पुद्गल हैं। इतनी बात इसमें कही।
टीका देखो इसकी, कि प्रथम तो आकाश लोक तथा अलोक में है, क्योंकि 6 द्रव्यों के समवाय और असमवाय में बिना विभाग के रहता है। तो वो आकाश के टुकड़े नहीं है, आकाश तो एक अखंड द्रव्य है, लेकिन 6 द्रव्य का समुदाय जहां पर विद्यमान है, माने आकाश के अलावा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल जहां पर विद्यमान है, आकाश के उतने हिस्से को लोकाकाश और शेष को अलोकाकाश कहते हैं। तो आकाश के 2 टुकड़े नहीं हुए। आकाश कैसा द्रव्य है? कैसा द्रव्य का? आकाश एक अखंड द्रव्य है। समझ में आ गया? धर्म और अधर्म द्रव्य सर्वत्र लोक में हैं, क्योंकि उनके निमित्त से जिनकी गति और स्थिति होती है, ऐसे जीव और पुद्गलों की गति या स्थिति लोक से बाहर नहीं होती। आ गया? चलो पढ़ लो। और न लोक के एक देश में होती है, अर्थात लोक में सर्वत्र होती है। माना ऐसा नहीं कि लोक के किसी हिस्से में होती है, लोक में सर्वत्र वो होती है। काल भी लोक में है, क्योंकि जीव और पुद्गलों के परिणामों के द्वारा काल की समय आदि पर्यायें व्यक्त होती है, और वह काल लोक के एक प्रदेश में ही है, क्योंकि वह अप्रदेशी है। जीव और पुद्गल तो युक्ति से ही लोक में है, सिद्ध हो ही गया कि लोक में पूरा गमन हो ही रहा है उनका, लोक में गमन सिद्ध हो गया, तो सीधी सी बात हो गई कि वो लोक में ही है। क्योंकि लोक कैसा है कि 6 द्रव्यों के समवाय स्वरूप है, माना 6 द्रव्यों के समुदाय का नाम लोक है। और इसके अतिरिक्त इतना विशेष जानना चाहिए कि प्रदेशों का संकोच विस्तार होना वो किसका धर्म है? कि वो जीव का धर्म है ना। और बंध के हेतुभूत स्निग्ध रुक्ष, ये पुद्गल के स्पर्श गुण की पर्याय होती है ना, स्निग्धता और रुक्षता, तो ये 2 परमाणुओं के बंध में कारण होती है। स्निग्धता और रुक्षता में 2 अंशों का अंतर हो तो पुद्गल में बंध हो जाता है। चिकने रुखे गुण पुद्गल का धर्म होने से जीव और पुद्गल का समस्त लोक में या उसके एक देश में रहने का नियम नहीं है। और काल, जीव तथा पुद्गल एक द्रव्य की अपेक्षा से लोक के एक देश में रहते हैं। क्या कहा? जीव, काल, जीव तथा पुद्गल एक द्रव्य की अपेक्षा से, माने एक काल, एक जीव, एक पुद्गल, ऐसा एक द्रव्य की अपेक्षा का मतलब एक जीव, एक काल, एक पुद्गल लोक के एक देश में रहते हैं। और अनेक द्रव्यों की अपेक्षा से अंजन चूर्ण माने काजल से भरी हुई डिबिया के न्यायानुसार, जैसे वो डिबिया में काजल कहां है कि डिबिया में काजल सब जगह है, तो उसी तरह काजल चूर्ण से भरी हुई डिबिया के न्यायानुसार वे कहां हैं सभी द्रव्य, कि ये सभी लोक में ही है। इस तरह तो ये 136 गाथा में इस तरह कौन द्रव्य कहां रहते हैं इसकी चर्चा आई। ये सब विषय लघु सिद्धांत प्रवेशिका में विस्तार के साथ में प्रश्नोत्तर रूप में आ चुका है, माने कोई कठिन विषय नहीं है ये। अब उसके बाद अब यह कहते हैं कि प्रदेशत्व और अप्रदेशत्व किस प्रकार से संभव है। तो इसके 137 गाथा देख लीजिए। जद दे नभ्यपदेशा तदपदेशा हवंति से साणम अपदेशो परमाणु तेण पदे सुभवो भणिदो देश तेरित शेष
वे प्रदेश छे, अप्रदेश परमाणु बड़े, उद्भव प्रदेश तणो बने। देखो बहुत अच्छा है ये भी। जैसे वे आकाश प्रदेश हैं तथा उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। ये समझना की बात है जरा, कि जैसे आकाश के प्रदेश हैं वो कैसे नापे जाते हैं, कि परमाणु रूपी गज से नापे जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, कि आकाश के जितने भाग को एक पुद्गल परमाणु रोके, आकाश के उस भाग को प्रदेश कहते हैं। तो प्रदेशों के मापने का गज क्या हुआ है, कि आकाश के प्रदेशों के मापने का गज हुआ परमाणु, माने परमाणु रूपी गज से। जब अपन बोलते नहीं बोलते ये कपड़ा कितने मीटर है, ये कपड़ा कितना है, तो अपन क्या बोलते हैं कि 2 मीटर 5 मीटर। तो वो कपड़ा का मीटर से क्या संबंध है, लेकिन कपड़े को नापने का साधन मीटर है ना। मीटर रूपी गज के द्वारा कपड़ा नापा जाता है। इसी तरह परमाणु रूपी गज के द्वारा प्रदेशों को नापा जाता है। कितने प्रदेश हैं, तो परमाणु के गज से नापेंगे कि ये 10 प्रदेश है। कैसे, कि अगर एक परमाणु को तुम यहां रखोगे तो इसमें 10 परमाणु आएंगे। हालांकि देखो एक बात और समझ लेना कि ऐसे तो आकाश में ऐसी ताकत है कि यदि बहुत सारे पुद्गल परमाणु सूक्ष्म रूप परिणमन करे तो आकाश के एक प्रदेश पर आ सकते हैं, लेकिन वो आकाश के प्रदेशों को मापने का गज नहीं बनेगा। आकाश को मापने का गज कौन सा बनेगा, कि सामान्य परमाणु जो है, ठीक है ना। हाँ, नहीं तो ऐसा भी हो सकता अनंत परमाणु एक परमाणु के स्थान में, इतना सूक्ष्म अवगाहना करे कि एक परमाणु के स्थान में अनंत परमाणु आ जाए, लेकिन वो माप नहीं कहलाता। माप तो यही कहलाता है जो ये परमाणु रूपी गज, ये सामान्य परमाणु जो होता है। और उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश भी उसी प्रकार नापे जाते हैं। असंख्यात प्रदेशी, संख्यात प्रदेशी, तो उसी प्रकार जैसे आकाश के नापते हैं उसी प्रकार उसके नापते हैं। प्रदेश का मतलब क्या होता है, प्रदेश माने द्रव्य का क्षेत्र, आगे ना, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, ये 4 चीज होती है ना द्रव्य में। तो उसमें से प्रदेश माने कितने क्षेत्र को ये द्रव्य घेरे हुए है, उसके रहने का स्थान कितना है, उसको बोलते हैं प्रदेश। तो यहां पर कहते हैं परमाणु अप्रदेशी है। क्यों अप्रदेशी है? अप्रदेशी का मतलब एक प्रदेशी को अप्रदेशी बोलते हैं, एक को गणना में नहीं लेते। तो अप्रदेशी है और उसके द्वारा प्रदेशोद्भव कहा है, उसके द्वारा प्रदेशोद्भव कहा है। मापा ना, परमाणु के द्वारा प्रदेश को मापा ना, तो उसके द्वारा प्रदेशोद्भव कहा है ना। ऐसा ये अन्वय अर्थ में बात आई है। देखो टीका में इसमें ऐसे ही है, भगवान कुंद आचार्य स्वयं ही 140वें सूत्र द्वारा कहेंगे कि आकाश के प्रदेश का लक्षण एकाणु व्यापत्व है, अर्थात एक परमाणु से व्याप्त होना वह आकाश के प्रदेश का लक्षण है। अपन लोगों ने सरलतम भाषा में जो पढ़ी कि आकाश के जितने भाग में एक परमाणु रहे उसका नाम क्या है, कि प्रदेश है। यहां और यहां माने इस सूत्र या गाथा में जिस प्रकार आकाश के प्रदेश हैं उसी प्रकार शेष द्रव्यों के प्रदेश हैं। इस प्रकार
प्रदेशों की लक्षण की एक प्रकारता कही जाती है। मैंने सबके प्रदेशों को मापने का जो गज है वो परमाणु है। नया पैरा, इसके लिए आगे का पैरा। इसीलिए जैसे एकाणु व्याप्य माने एक परमाणु से व्याप्त हो, ऐसे अंश के द्वारा गिने जाने पर आकाश के अनंत अंश होने से आकाश अनंत प्रदेशी है। एक एक परमाणु से आप आकाश को माप रहे हो तो आकाश के कितने अंश हो गए? हाँ? कितने अंश हो गए आकाश के? अनंत अंश हो गए ना। तो जो अनंत अंश हो गए तो कितने प्रदेश हो गए? कि जितने अंश उतने प्रदेश। भाई अपन अभी देखो, अपन अभी पुद्गल परमाणु अनंत प्रदेशी है, ये पुद्गल स्कंद अनंत प्रदेशी है। आपने किस आधार से कहा? ये असंख्यात प्रदेशी है, ये संख्यात प्रदेशी है, आपने किस आधार से कहा? हा? तो उसमें परमाणु की उतनी संख्या है। संख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कंद में संख्यात परमाणु है, असंख्यात प्रदेशी पुद्गल स्कंद में असंख्यात परमाणु है, और अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद में अनंत परमाणु है। तो इसी तरह आकाश के प्रदेशों को कैसे नापा? हमने आकाश के प्रदेशों के एक परमाणु से व्याप्त हो ऐसे अंश के द्वारा गिने अगर हम उसको, तो अनंत अंश होते। तो हमने नक्की किया कि आकाश के अनंत प्रदेश। आचार्य भगवान ऐसा कह रहे हैं। इसी प्रकार एकाणु व्याप्य मैंने एक परमाणु से व्याप्त होने योग्य अंश के द्वारा गिने जाने पर धर्म, अधर्म और एक जीव के असंख्यात अंश होने से वे प्रत्येक असंख्यात प्रदेशी है। एक जीव को लेना, धर्म द्रव्य को लेना और अधर्म द्रव्य को लेना, इनके एक एक परमाणु से व्याप्त अंशों को अगर हम गिने तो कितने अंश होंगे? असंख्यात अंश होंगे। तो असंख्यात अंश होंगे तो ये कितने प्रदेशी हो गए? असंख्यात प्रदेशी हो गए। अब उसमें अंतर कितना है कि देखो, लोकाकाश प्रमाण ही जीव के प्रदेशों का की गणना है, लेकिन जीव में संकोच विस्तार की शक्ति है छोटा बड़ा होने की। तो संकोच विस्तार के कारण जीव की सबसे सूक्ष्म अवगाना निगोद, अंगुल के असंख्यात भाग ऐसा कुछ बोलते हैं ना, और सबसे बड़ी अवगाना महामत्स्य वगैरह होते हैं, ये सब आता है ना। तो वो, लेकिन प्रदेशों की संख्या कम ज्यादा नहीं होती, प्रदेश उतने के उतने ही, लेकिन संकोच विस्तार होने के कारण जीव कम प्रदेशों में भी रहेगा। लेकिन कम प्रदेशों में भी रहेगा तो भी कम से कम जीव को रहने के लिए कितने प्रदेश चाहिए? एक जीव को रहने के लिए कम से कम कितने प्रदेश चाहिए? कि कम से कम असंख्यात प्रदेश चाहिए। क्यों? असंख्यात प्रकार का होता है, संख्यात प्रकार का होता है, और अनंत वो अनंत प्रकार का होता है। तो कम से कम भी असंख्यात चाहिए उसको। और जैसे अवस्थित प्रमाण वाले, अवस्थित प्रमाण माने जिसका निश्चित प्रमाण है, न उसमें से अंश भर कम होगा न अंश भर अधिक होगा। कहां रह गया? हां, अवस्थित प्रमाण वाले धर्म तथा अधर्म असंख्यात प्रदेशी हैं। उसी प्रकार संकोच विस्तार के कारण आ गया अनवस्थित प्रमाण वाले जीव के, माने छोटा बड़ा। अरे अभी अपन है ना, अभी अपन श्वास लेते हैं तो पेट फूलता है, श्वास बाहर करते हैं तो पेट सिकुड़ता है ना। उतने में प्रदेशों में संकोच विस्तार चलता रहता है। अब छोटे बड़े आकार तो होते ही, यहां का आकार, और विदेश क्षेत्र में जाके जन्म ले लिया, मान लो यहां से मर के किसी ने, एकदम प्रदेशों का मतलब आकार बढ़ गया ना उसका, ऐसा। फिर उदाहरण क्या दिया इसमें? सूखे गीले चमड़े की भांति
निज अंशों का अल्प बाहुल्य नहीं होता, इसलिए असंख्य प्रदेशी पना ही है। अल्प बाहुल्य नहीं होता माने क्या मतलब कि वो प्रदेश कम ज्यादा नहीं होते, असंख्यात, हाँ अनंत और संख्यात नहीं होते, और असंख्यात में भी लोक प्रमाण असंख्याती प्रदेश रहते हैं, लेकिन उनका फैलाव लोकाकाश प्रमाण नहीं है, बस इतना है। संकोच विस्तार की शक्ति है ना, तो लोकाकाश प्रमाण फैलाव नहीं है। लोकाकाश प्रमाण फैलाव किसका, कि धर्म और अधर्म द्रव्य का, उसको कहा नियत आकार, और जीव द्रव्य के आकार को क्या कहा कि वो कैसा है, कि वो अनियत आकार है। तो उसके असंख्यात प्रदेशी पना ही है। यहां प्रश्न होता है कि अमूर्त ऐसे जीव का संकोच विस्तार कैसे संभव है। ख्याल में आ गया? उसका समाधान किया जाता है कि अमूर्त के संकोच विस्तार की सिद्धि तो अपने अनुभव से ही साध्य है। माने इसके लिए तो कोई दूसरा प्रमाण देने की जरूरत ही क्या है, खुद के अनुभव से ही सिद्ध हो जाता है। तो क्योंकि सबको स्वानुभव से स्पष्ट है कि जीव स्थूल तथा क्रस शरीर में तथा बालक और कुमार के शरीर में व्याप्त होता है। जैसे कोई बालक है और वही बालक कुमार हुआ, वही बालक युवा हुआ कि नहीं हुआ, तो बालक वही का वही जीव था ना। तो ये तो वो कहते हैं इसके लिए समझाने की जरूरत क्या है, ये तो इसके लिए तो दूसरे भव का भी उदाहरण देने की जरूरत नहीं हमको। एक ही भव में अपने को ख्याल में आता है कि बालक था तब कितना था, इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा इतना सा, ऐसे होते होते हो। इसके लिए तो कोई उदाहरण देने की जरूरत ही नहीं। और पुद्गल तो द्रव्यता एक प्रदेश मात्र होने से यथोक्त मैंने पूर्व कथित प्रकार से अप्रदेशी है। ये बात पहले कही चुके हैं, है ना। तथापि दो प्रदेश आदि के उद्भव के हेतुभूत तथाविध मैंने उस प्रकार के स्निग्ध और रुक्ष गुण के रूप परिणमित होने की शक्ति रूप स्वभाव के कारण उसके प्रदेशों का उद्भव है। स्निग्धता और रुक्षता, तो स्निग्धता और रुक्षता यानी एक पुद्गल परमाणु के स्निग्धता के अंश, दूसरे पुद्गल परमाणु के रुक्षता के अंश, या स्निग्धता के अंश, या रुक्षता स्निग्धता के अंश, कोई भी हो, लेकिन दो अंश अधिक होंगे। कितने अंश अधिक होंगे? दो अंश अधिक होंगे तो उन परमाणुओं का बंध हो जाएगा। आ गया? उसका कारण क्या है कि स्निग्धता और रुक्षता उसके परमाणुओं के बंध का कारण है, तो उसके प्रदेशों का उद्भव हो जाता है। उद्भव हो जाता है माने वो दो प्रदेशी, चार प्रदेश, जितने जितने भी परमाणु मिलकर के इकट्ठे होंगे उतना प्रदेशी वो परमाणु हो जाता है। अगर परमाणु को देखा जाए तो उन्होंने कहा कि परमाणु तो द्रव्य की अपेक्षा से एक प्रदेशी है, इसलिए पर्याय से अनेक प्रदेशी पने का भी संभव होने से, पर्याय से अनेक प्रदेशी पने का भी संभव होने से पुद्गल को द्विप्रदेशी पने से लेकर संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी पना भी न्याय युक्त है। पर्याय, देखिए ये शब्द कहकर के आ गया ना, पर्याय से कहकर कहने का मतलब ये हो गया कि द्रव्य से तो वो एक प्रदेशी ही है, इसलिए निश्चय से तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी है। पुद्गल द्रव्य को संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी कहना ये स्कंद रूप पर्याय की अपेक्षा से है, इसलिए संख्यात, असंख्यात और अनंत प्रदेशी कहना ये व्यवहार से ही संभव है। निश्चय से तो वास्तव में तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी ही है। आगे बात समझ में यहां तक हुई। अब इसके बाद आगे आएगी चर्चा कि अब कालाणु अप्रदेशी ही है ऐसा नियम करते हैं, है ना। ये चर्चा 138 गाथा में आएगी।